हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक नेम्स, जो केवीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हैं और आगे भी इनके आने के चांसेज है। उनके टॉपिक नेम भी मैं आपको साथ में करवाऊंगा। मैं भी केवीएस का टीचर हूं और पिछले 2018 में मैं सेलेक्ट हुआ था और अब मैं इलाहाबाद में पोस्टेड हूं। चलिए, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इस संदर्भ में मेरा ये पहला वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो भी कमियाँ मेरी वीडियो की हो तो बताइएगा, और आपको यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो होता है वो किन अक्षांशों के बीच में होता है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, हमारे पेपर में आया था ये। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है, आपने जो पढ़ा है उनमें से कौन सा आपको यहाँ पर ध्यान आ रहा है ऑप्शन। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक। और ये जो कटिबंध क्षेत्र होते हैं वो हमारे किस टॉपिक में आते हैं, वो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हीट जोन में ये आते हैं। देखिए, ये है हमारा ग्लोब, और जब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में हमारी बनती है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। ये आपको पता ही होगा। बीच में जो ऑरेंज जोन है यही हमारा उष्ण कटिबंधीय जोन है, टॉरिड जोन बोलते हैं इसको। इसके ये हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। बीच में हमारा इससे ऊपर टेम्परेट जोन आता है। इनके भी आप क्या कर लेना, जो अक्षांश है वो याद कर लेना। ये भी अगले पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारा टेम्परेट जोन के बाद आता है हमारा फ्रीज जोन, जो अंटार्कटिका महासागर के पास का एरिया है। और इसमें आप देखिए, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। जब ऊपर की जाते हैं तो ये 2 भागों में बटी हुई है हमारी पृथ्वी। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा अभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। यदि इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसके टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं वो बना देंगे। चलिए चलते हैं आगे। इस श्रेणी में हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार जो 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि दर थी वो क्या थी, बताइए। आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर रहेगा हमारा 17.64, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर थी बीच में 10 सालों में, ये रही है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे जनसंख्या 2011 से उठे हैं, और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलना है। इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन फिर हमें और देखने को मिला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, बताइए यदि आपको ध्यान है तो। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और यही किस टॉपिक से आया था, ये 2011 की जनगणना से ही आया था। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी 2011 की जनगणना से ही हमें देखने को मिला, और इससे पूछा गया नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, और इसका आंसर रहेगा हमारा 31.16%। यानी हमारे देश में नगरीय जनसंख्या 2011 में कितनी थी, 31.16% थी। ये हम क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम तैयारी करते हुए स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो टॉपिक मैंने बताया उसको पूरा ध्यान से पढ़ना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जनगणना पर ही आया था 2011 की पे। तो इसमें क्या पूछा गया था, हमारे से लिंग रेशो पूछी गई थी, यानी सेक्स रेशो पूछी गई थी, कितनी थी 2011 में। तो बतानी आपको सेक्स रेशो कितनी थी 2011 में भारत की। तो भारत की 2011 में लिंग अनुपात 940 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष थी। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो हमें 2011 की जनगणना के ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, और आपको ये टॉपिक तो ज़रूर ही पक्का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है।
तो ये है वाटर साइकिल के ऊपर क्वेश्चन भाई। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ वर्षण, जलवायु, पवन और तापमान, वर्षण, आर्द्रता, वाष्पीकरण और पवन, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवायु, वाष्पीकरण, वर्षण, पवन और तापमान। देखिए ये सब इसमें बताया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए वाटर साइकिल को कौन सा ऑप्शन शूट करेगा, आपके व्यू क्या है इसके ऊपर। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले इसमें आंसर क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवायु। ये कैसे रहेगा आंसर, तो आप एक बार देखिए वाटर साइकिल में आप देख रहे हो तो नीचे जो पानी कलेक्ट हुआ है सबसे पहले इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद ऊपर संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन यानी संघनन, फिर बादल बनते हैं और बादलों से फिर क्या बनता है, तो पानी का वर्षण होता है। तो वर्षण होने के बाद फिर कलेक्शन यानी जलवाह, यानी फिर होता है जलवा। तो आप इससे समझ ही गए होंगे, इस वाटर साइकिल को समझ गए होंगे। वाष्पीकरण में भी कुछ चीज़ें हैं जो अहम रोल निभाती है, जैसे स्थान, जो एरिया है जिस पे पानी है, कितना एरिया में पानी है जो उड़ना है, यानी जो इवेपोरेट होना है, जलवाष्प बनने जिसके, और प्रकाश है सूर्य का, हवा है, तापमान है, ये चीज़ें अहम रोल वाष्पीकरण में निभाती है। ये चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं, यानी 20 डिग्री पर 10 बजे हैं भाई पूर्व में, और 80 डिग्री पूर्व में ही कितना समय होगा। तो भाई कितना समय होगा, तो देखिए यहाँ पर एक ही तरफ के देशांतर दिए गए हैं और एक ही तरफ के देशांतर में हमारा गैप आ रहा है, 80 में से माइनस कर देंगे 20, तो 60 डिग्री का 1 डिग्री में फर्क पड़ता है हमारा 4 मिनट का। पूर्व की ओर चलते हैं तो यानी आगे समय में कितना फ़र्क पड़ेगा, तो 60 × 4 का फ़र्क पड़ेगा, यानी 240 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। 240 मिनट में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 4 घंटे, और 4 घंटे किस में जोड़ देंगे हम, 10 बजे में जोड़ेंगे तो हमारा 2 PM आंसर आ जाएगा। ये यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन उठता है, वर्ड क्लॉक से आपको पढ़ लेना है। ये टॉपिक हमारा जो है ग्रीनविच टाइम और देशांतर पे जो समय है, ये स्टैंडर्ड टाइम का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन पक्का उठता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है भारत का मानक देशांतर भारत का हमारा रहेगा 82.5 डिग्री पूर्व में, यानी 82.5 डिग्री पूर्व, और इसमें हमारा जो समय है वो निर्धारित किया गया है। यह रेखा जो है नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ। तो ये काल्पनिक रेखा है जहाँ से इंडिया का टाइम निर्धारित किया गया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, कौन सा भोजन तुरंत एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, तो भैया इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स और वसा दोनों ही एनर्जी देने वाले हैं। और भोजन जिसमें अधिक विटामिन हो और प्रोटीन हो, ये तो हमारे ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं। प्रोटीन हमारा ग्रोथ के लिए होता है, विटामिन हमारा डिफिशेंसी रोगों से बचने के लिए होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें ज़्यादा तुरंत एनर्जी देता है। ज़्यादा एनर्जी किसमें मिलती है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। तुरंत एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है और ज़्यादा एनर्जी हमें वसा वाले भोजनों से मिलती है। तो टॉपिक हमारा यहाँ पर भोजन और उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व, वो हमारा टॉपिक रहेगा, आप उसको कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हमारा, वाट सेकंड किसका मात्रक है। ये आया क्वेश्चन हमारा यूनिट से, यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है, यूनिट्स के ऊपर है। तो बताइए वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो इसका आंसर क्या रहे, तो आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है ऊर्जा। ऊर्जा की ये यूनिट है वाट सेकंड। यदि पर यहाँ पर आपसे पूछता वाट, तो आप आंसर करते ऑप्शन डी, शक्ति यानी पावर। तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक चीज़ को मतलब बहुत बारीकी से समझना है और उसको याद करना है, तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायो से आया है, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। पार्ट ऑफ बॉडी, जो इंटरनल पार्ट है जो बॉडी के, उनके ऊपर क्वेश्चन है। टॉपिक है इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी एंड देयर फंक्शन, उनके कार्य। तो यहाँ पर आप देखिए, हृदय जो है हमारा, वो पूरे रक्त को हमारा पंप करता है, पूरे रक्त को हमारे पूरे शरीर तक पहुँचाता है। और
जो हमारा फेफड़ा है वो ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है। वृक्क हमारे जो खून की है अशुद्धियाँ उनको साफ करता है। क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है। यानी आपको सोडियम के इलेक्ट्रॉन बताने। सोडियम में कितने होते हैं, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले सेल में हमारे 2 आएंगे, फिर दूसरे सेल में 8 और फिर 1। 2, 8, 1 ये सही आंसर रहेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसको पढ़ लेना है। यहाँ से भी आगे क्वेश्चन उठ सकता है, किसी न किसी 20 तक तो ज़रूर आपको याद कर लेने हैं। उन्हीं से आपको एक न एक मिल जाएगा उनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। संतृप्त देखिए, संतृप्त क्या होते हैं, संतृप्त क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको संतृप्त बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं असंतृप्त। है हमारा एनसीईआरटी की क्लास 9th क्लास से ये क्वेश्चन है, जो हमारा नोमेनकल्चर है और उसमें जो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है वहाँ से क्वेश्चन उठा था। तो यहाँ पर ब्यूटेन में ही सिंगल बॉन्ड है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ब्यूटेन। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, साइक्लोहेक्सेन और इथीन में भी डबल बॉन्ड होता है, इन आइन वाले में डबल बॉन्ड होता है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, सही कथन चुनना था। और ये हमारे एनसीईआरटी किताब की कुछ स्टेटमेंट दी गई थी, जैसे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का टॉपिक में आपको पता है, जलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे जो ग्रीन हाउस का टॉपिक है उसमें भी आपको एक बार ज़रूर देखना है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी। तो आपको ऐसे कथनों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो बुक में एनसीईआरटी में है उन पर पूरा फोकस करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है जो है, कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत पे निशान लगाना है। कई बार हम क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ते हैं और वैसे ही आंसर गलत कराते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे दिया गया है फिर उसकी स्टेटमेंट पढ़ा करो, फिर उससे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान पूरा क्वेश्चन पे लगेगा। आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में कुछ भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हो, कथन गलत है कथन सही है ये भी नहीं देखते हो। तो हमारा यहाँ पर ठोस और द्रव के ऊपर है। ठोस द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। और गैस संपीड़न क्या होता है, संपीड़न होता है किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर डाल के हम किसी भी वेसल में डाल दें, वो होता है हमारा संपीड़न। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। गैस सभी उपलब्ध स्थान घेर लेती है, ये भी सही है। तो द्रव शांतिपूर्वक वाष्पीकृत कर शीतलता प्रदान करते हैं, ये भी सही है, यानी द्रव वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी बचा है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई बार हम ऐसे भी रॉन्ग आंसर को ढूंढ लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन 40 का आंसर रहेगा डी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स को कृपया एक बार गो थ्रू हो ले इन टॉपिक से और पढ़ लें, इनको रिवाइज कर लें। यदि आपको कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं अच्छे पता चल रहे तो आप बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। और यदि कोई भी सुजेशन आपको वीडियो के रिगार्डिंग देना है तो कृपया सुजेशन दीजिए। थैंक यू। और भी बहुत टॉपिक है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।